नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मॉडल पेपर साइंस के सेट 2। कल हम लोग सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन किए थे। आज के वीडियो हम लोग सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 10th वाले बच्चे देखेंगे जिसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। क्लास 10th विषय क्या है आपका? विज्ञान है। और टाइम आपको कितना मिलेगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 1.5 घंटे मिलेंगे। और टोटल नंबर कितना होगा? 40 होगा। जो कि आप ये सब सारी बात आप लोग समझ रहे हैं और जान भी चुके हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो ठीक है, इस सब पे बात करें, सब का फायदा नहीं, क्योंकि सब हम लोग पहले जान चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कल हम लोग सेट 1 को क्लियर किए थे, आज हम लोग सेट 2 साइंस का सेट 2 कर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, पूरा डिटेल में इसको सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे बात यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, कल जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए थे सॉल्यूशन, उसका आज बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि आपको सेट 2 में भी मिलने वाला है। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि कल भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो उसका r हो तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? F=r/2। हम लोग कल ही फार्मूला ये वाला पढ़े थे। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, F=r/2। ठीक है, दैट इज क्लियर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। याद रखेंगे, समतल दर्पण रहेगा तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। उत्तल दर्पण रहेगा तो वास्तविक होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होगा? काल्पनिक होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि वाहन के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वाहन के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए, ले आप लोग कमेंट बताएंगे। उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण, जो कि वाहन के साइड में देखते हैं नहीं, पीछे देखने के लिए हम लोग जो पीछे देखते हैं उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, क्या इसमें? यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है? मिट्टी। मिट्टी जो है इससे हम लोग कोई भी लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सीधा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? देखिए कल क्वेश्चन था कि f का मान अगर इससे था ज़्यादा, ठीक है, 12, आज उससे कम दिया है। ये वाला क्वेश्चन कल भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज यदि f का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तब r क्या होगा? तो r का मान क्या होगा? कल भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, F=r/2 पढ़े थे ना। तो यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे, r का वैल्यू r का मान मांगा तो r बराबर क्या होगा? इसको अगर गुना कर देंगे f के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो f का मान कितना दिया है मेरे भाई? 12 दिया है। तो 2 × 12 में कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फार्मूला याद रखेंगे, F=r/2। यहाँ से क्या किए? r बराबर क्या आ गया? f को 2 से गुना कर दिए, 2f हो गया। तो f का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 12, तो इसलिए 12 से 2 से गुना कर दिए, तो इसका कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि वाहन के अग्र दीपों में, देखिए कल भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छूट दिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। बताइए, कॉमेंट में बताइए क्या होता है? आभासी व सीधा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है, काल्पनिक एवं उल्टा होता है, और वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होगा इसका ऑप्शन? बताइए आप लोग, क्या होगा? आभासी सीधा होगा, वास्तविक सीधा होगा, या फिर काल्पनिक उल्टा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आभासी व सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डायोप्टर वाला क्वेश्चन कल भी आया था कि डायोप्टर, यहाँ पे डायोप्टर का मात्रक जो है वो क्या होता है? फोकस दूरी का, आवर्धन का, विभेदन क्षमता का, लेंस शक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर? लेंस शक्ति का। डायोप्टर का मात्रक जो होता है वो लेंस शक्ति का होता है। ऑप्शन नंबर सही राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग के लिए आया था। कल 4D था, क्या था 4D के साथ था, आज 2D दिया कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होगा। तो 2D कल 4D वाला हम लोग जिस तरह से सॉल्व किए थे उसी तरह से आज इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कल कैसे सॉल्व किए थे आप लोग बताएंगे। कल जो हम लोग सॉल्व किए थे 11 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे कल जो इस क्वेश्चन में 4D था, लेकिन आज यहाँ पे क्या है 2D है। तो इसको क्या करेंगे, वही F बराबर क्या होता है 1/p करके, अगर 1/p होता है और 1 यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, तो अगर इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.5 आएगा, और 0.5 को 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लाना है, तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आँख के रंगीन भाग को, आइरिस, पुतली, कॉर्निया, परितारिका, क्या कहते हैं आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया, याद रहेगा। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ क्या कहता है, रेटिना। रेटिना का कल भी क्वेश्चन हम लोग के सेट 1 में आया था। कल जो हम लोग सेट 1 क्लियर किए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, और फिर से आपका सेट 2 में भी ये क्वेश्चन आ गया था। बताइए रेटिना, तो यहाँ पे रेटिना का ऑप्शन है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल को ही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ होता है क्या, दृष्टिपटल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2NaHCO3 क्या हो रहा है, टूट रहा है ना ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का जो आंसर होगा, संयोजन होगा, वियोजन होगा, विस्थापन होगा, द्विविस्थापन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वियोजन। क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है ना सब कोई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए संतुलित यानी कि बराबर है, यानी कि दोनों तरफ जो बैलेंस है वो इक्वल है, तो इसी को संतुलित बोला। देखिए Na2O + H2O को जब NaOH, यहाँ पे तो संतुलित नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2Al + 2O2 ये है क्या, 2Al2O3 नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 2Cu + O2, यहाँ पे ये भी संतुलित में नहीं है। देखिए Zn + CuSO4, देखिए ZnSO4 है प्लस Cu, ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो यहाँ पे Zn + CuSO4 जो है ये संतुलित है, ZnSO4 + Cu। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा Zn, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, PbO + Cu, यहाँ पे टूटकर Pb + Cu, तो PbCO यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नहीं होगा, हाँ बी होगा, ऑप्शन नंबर Cu PbO, ऑप्शन नंबर राइट होगा बी। ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बताएंगे कितना होगा, कौन सा होगा, विकृति गंधिका कौन से विक्रिया के कारण होता है, उपचयन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उपचयन के कारण होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, उसमें कौन सी विक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी। देखिए दोनों ऑप्शन, ये एक ही ऑप्शन दे रखा है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी संयोजन होगा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों राइट होगा, क्योंकि उसमें दोनों में ऑप्शन सेम ही दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी विक्रिया हो रही है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन,
या फिर द्विविस्थापन। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, लोहे की कील के कॉपर सल्फेट में विलयन डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी विक्रिया हो रही है, विस्थापन हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापन हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े थे। तो क्या होगा, लिटमस होगा, क्योंकि लिटमस जो एक पेड़ है जो कि ये प्राकृतिक के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पथ डालने पर वह लाल नहीं हो जाता है। ठीक है, लाल नहीं हो जाएगा, तो किसको, तो अम्ल को, नीला लिटमस पत्र को अम्ल डालने से क्या होता है, रंग लाल हो जाता है। तो जिसमें जो अम्ल नहीं है वही ऑप्शन होगा। तो HCl भी एक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है, CH3COOH भी अम्ल है, C6H12O6 ये अम्ल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, C6H12O6। ठीक है, ये किसका फार्मूला है आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोग पढ़े भी होंगे सब, ये सब फार्मूला तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। NaCl, NaCO3, CuSO.5H2O या फिर NaSCO3, किस में होगा, जल्दी बताइए। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, CuSO.5H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र देखें ना, उसमें से कौन सा लवण का प्रयोग करता है, NaCl। ये नहीं मान दीजिएगा आप लोग लवण को देख के कि ये NaCl होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर जो आपका होगा, जल्दी बताइए, NaCl नहीं होगा, क्या होगा, NaSCO3। क्या होगा, NaSCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, या उदासीन होता है। क्या होगा, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट में बताएंगे। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 24 का बी होगा, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहते पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, तो पदार्थ में कौन सा अम्ल है। तो अम्ल का कितना pH मान होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम किसका है, 2 है, तो 2 क्या है, ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है इसमें, अरे ना, सिल्वर क्लोराइड का ये घोल रखा हुआ है इसमें, जो कि सूर्य के प्रकाश में पड़ रहा है। तो ये कौन सा हो रहा है, कौन सा विक्रिया हो रहा है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या विस्थापन हो रहा है, बताइए। 26 का वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वियोजन। कहता है शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन या संवहन। 27 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उत्सर्जन। क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 में। फटाफट से आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिले इससे और वो अपना सिलेबस को पूरा कर सके। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा, जल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जल। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, अमीबा जो होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, सपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण या परजीवी पोषण प्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सपोषी है, सपोषी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सपोषी पोषण। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 30 पे देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, कौन सा होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग, क्या होता है, टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन होता है। ठीक है, 31 का देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव, फेफड़ा, वायुकुपिका, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधे में क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संबंध किसके द्वारा होता है? पौधे में जल तथा खनिज लवण का संबंध किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र, किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, जाइलम। ठीक है, जाइलम के साथ होता है। कहता किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ठीक है, पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे दिया गया जो फिगर है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 से क्या बना? 3 बना, यहाँ से ई फिर टूटा और यहाँ से फिर एक नया जीव का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? पुनरुद्भवन। क्या होगा? पुनरुद्ध, यानी 1 से टूटते टूटते फिर नया फिर ये नया बन गया और ये रहने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पुनरुद्भवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पुनरुद्भवन। 35 का देखिएगा, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन, परागकण, अंकुरन, संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, परागकण। ठीक है, उसके बाद 36 देखिएगा, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण जो होता है, जो बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, गर्भाशय में होता है, उसको किस भाग से पोषण मिलता है? उसके बाद उसी का बात हो रहा है। प्लेसेंटा, डिम, वहिनी, ग्रीवा या अंडाशय से किससे मिलता है? आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, तो कमेंट में बताएंगे आप लोग, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? 36 का प्लेसेंटा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा से। ठीक है, कहता है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता? एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? वह तेजी से चलता है, उसमें स्वयं आग लग जाती है, या प्रत्येकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, वह महंगा होता है। देखिए ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्रत्येकांक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? देखिए कल भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि समाप्त हो सकता है। ये क्या होगा? कोयला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कोयला। ठीक है, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, परागकण। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ें अपने एग्जाम को लेके। आपको अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे ना तो आपको सारे ऑप्शंस यहीं पे याद होगा, और बहुत सारा जो क्वेश्चन देखे कल जो हम लोग पढ़े थे, आज भी हमारे मॉडल सेट 2 में भी बहुत सारा क्वेश्चन वही है। क्या सिलेबस तो वही है ना, उससे बाहर तो जाने वाला नहीं। इसलिए आप लोग जितने भी मॉडल पेपर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।